मैथमेटिकली जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहला आपके पास क्या रहेगा, इनपुट लेगा, है ना। ये हमारा क्या था, इनपुट था, जिसको हम लोग क्या बोले, टेबुलर फॉर्म में डेटा जो लेते थे। दूसरा हमारे पास क्या होता था इसमें, वेट्स होते थे। वेट्स क्या होते थे, ये पैरामीटर थे जिसके बेस पे हम लोग ट्रेन करते थे अपने मॉडल को और अपडेट करते थे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता था, बायस होता था एक, है ना, जिसको बी बोलते हैं हम लोग, या फिर W0। ये हमारा क्या था, मिनिमम रिक्वायरमेंट था। इसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे थे कि मॉडल में आप जब भी कर रहे थे तो ये हमारा लीनियर जा रहा था, इसको थोड़ा सा क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही थी, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस की जरूरत पड़ रहा था। उस मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोल रहे थे यहाँ पे, एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शंस का काम क्या होता है कि जो भी उनका डिसीजन बाउंड्री बनेगा या फिर जो भी वो लाइन क्रिएट करेगा वो उसको क्या करेगा, थोड़ा सा टिल्ट करेगा। तो हम लोग एक्टिवेशन फंक्शंस वो देख रहे थे। देन उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे इन फ्यूचर, लॉस। लॉस फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं लॉस फंक्शंस, बता सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू था और जो हमारा मशीन प्रिडिक्ट करके देगा, उसके बीच का जो डिफरेंस निकालते थे उसको क्या बोलते थे, लॉस फंक्शंस बोलते थे। तो वो सारा चीज हम लोग इसके बाद देखेंगे। देन इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, तो उस लॉस को आप रिड्यूस करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर हम लोग देख रहे थे ग्रेडियंट डिसेंट। इसको हम लोग फिर क्या बोल रहे थे यहाँ पे, ऑप्टिमाइजर्स। ठीक है। जब हम लोग ऑप्टिमाइजर देख लेंगे तो ये सारा चीज क्या होगा, एक न्यूरल नेटवर्क पे काम होगा कि इतना क्या, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब जब भी हम लोग ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं फिर इसको क्या करते हैं, फिर से फर्दर एक मॉडल को मल्टीपल टाइम्स ट्रेन करते हैं। तो उसको फिर हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रॉस वैलिडेशंस, है ना। तो उसको हम लोग बोलते थे क्रॉस वैलिडेशंस करवा रहे हैं। इससे क्या होता था हमारे पास कि सेम डेटा पे हम लोग क्या करते थे, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते थे। तो हमारा क्रॉस वैलिडेशन फिर इस पे लगता है। देन इसके बेस पे हमारे पास क्या हो गया कि ऑप्टिमाइजर हमने लगाया, हमारा जो भी मॉडल है वो क्या हो गया, अंडर फिट हो सकता है या तो ओवर फिट हो सकता है ना। अंडर फिट का मतलब क्या होता है, ओवर फिट का मतलब क्या होता है। अच्छा जी। अंडर फिट का मतलब क्या हो गया कि ना ही ट्रेनिंग में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ना ही टेस्टिंग में। तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, पैरामीटर्स के बेस पे, डेटा के बेस पे, या तो फिर क्या करते हो, फिर मॉडल चेंज करते हैं। ये हमारा क्या स्टेप था। अगर आपका ओवर फिट हो गया तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग फिर यूज करते हैं रेगुलराइजेशन। तो इसमें कुछ ना कुछ एरर पॉइंट रखते हैं। तो इसमें हमारा L1 और L2 आएगा। तो रेगुलराइजेशन देखोगे, देन फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इन फ्यूचर हमारे पास न्यूरॉन्स क्या रहते हैं, बहुत सारा रहता है कि आपके पास क्या रहेंगे, थाउजेंड्स न्यूरॉन्स रहेंगे, लाख रीजन रहेंगे, थाउजेंड्स, फिर मिलियंस बिलियंस में चले जाते हैं। तो उसमें से कुछ न्यूरॉन्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। तो हम लोग कुछ स्पेशल मेथड्स पढ़ेंगे कि कितना न्यूरॉन्स हमें रखना है, कौन सा न्यूरॉन एक्टिव रहेगा, कौन सा न्यूरॉन एक्टिव नहीं रहेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक ड्रॉप आउट पढ़ते हैं। ड्रॉप आउट का मतलब क्या हो गया कि कितना न्यूरॉन्स आप रखना चाहते हो, कितना नहीं रखना चाहते हो, आप डिसाइड कर सकते हो। समझे। देन इसके बाद फिर हमारे पास क्या रहेगा, अगर ये एल्गोरिथम सही से काम कर रहा है तो ये मॉडल को हम लोग फाइनल करते हैं, और जैसे चैट जीपीटी यूज कर रहे हो उस तरीके से यूज करना स्टार्ट हो जाता है। देन अगर ये मॉडल सही से नहीं काम किया तो फिर हम लोग क्या करेंगे आगे, बताओ। कि मान लो मैंने इतना मेहनत किया, ये सारी चीजें बना लिया, एक मॉडल बना लिया, फिर भी वो क्या कर रहा है, सही से नहीं काम कर रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अगर मान लो कि सारा चीज कर लिया, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो फिर नहीं, सारा चीज हमने कर लिया।
तो हम लोग डेटा बढ़ाएंगे, डेटा इंक्रीज करेंगे ना फिर, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है मैथमेटिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा इंक्रीज करेंगे। मान लो कि वो सारा चीज सही था, लेकिन अब क्या करें, डेटा इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। जब आप डेटा इंक्रीज करते हो तो उसमें क्या होंगी, चीजें चेंज होंगी। कि मान लो आपके पास क्या है, 100 TB डेटा है, इसको आपको ट्रेन करना है सेम मॉडल पे, तो आप कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? टाइम लगेगा, रिसोर्स लगेगा। तो आपके पास क्या है कि टाइम और रिसोर्स नहीं है, तो अब क्या करोगे कि किसी बंदे ने बना के रखा है, उसका यूज कर लोगे। तो फिर यहाँ पे फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफर लर्निंग का या फिर आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करते हो तो आपका क्या है, बेटर एक्यूरेसी आने का चांस रहता है। तो इसके बाद हम लोग आर्किटेक्चर देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो आपको ये दिख रहा है, ये हमें पता है बेसिक से। इसके बाद आपके पास आएगा CNN। इसमें क्या होता है, ये इमेज बेस्ड डेटा के लिए अच्छे से काम करता है। देन फिर आपके पास आएगा RNN। RNN क्या होता है, कि हमारे टेक्स्ट बेस्ड डेटा पे काम करता है। देन इसी का एडवांस में हम लोग देखेंगे LSTM। LSTM देखेंगे, देन RNN का ही पार्ट रहता है GRU। ये क्या है, प्री डिफाइन आर्किटेक्चर है, कि आप इसका यूज करके क्या कर सकते हो, आप अपने मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हो बस। देन इसके बाद आते हैं आपके पास, जो मैंने बताया था, अगर सीक्वेंस में मैं सारा चीज लिख दूं एक बार, कि आप क्या क्या चीजें देखते हो। पहले आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखोगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कौन सा है, ये दिख रहा है ना, ये जो बेसिकली दिख रहा है, यही कोड हमारा क्या होता है, ANN होता है। देन मल्टी न्यूरल मल्टी न्यूरल नेटवर्क देखोगे, MNN देखोगे। देन इसके बाद आपके पास क्या आएगा, CNN आएगा। देन आपके पास क्या आएगा, RNN। RNN में भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद LSTM। देन फिर आप देखोगे ग्रुप। ये क्या है, आर्किटेक्चर से, यहाँ से आपके आर्किटेक्चर स्टार्ट है। ये दिख रहा है। ग्रुप के बाद आप क्या देखोगे, ये भी हमारा मॉडल फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास इनकोडर डिकोडर्स आते हैं। इनकोडर डिकोडर भी हमारा क्या होता है, क्या है? आते हैं। इधर देख लो, यहाँ पे देखो, इनकोडर डिकोडर के बाद हमारे पास आएगा अटेंशन मॉडल्स। देन आपके पास आएगा सेल्फ अटेंशन मॉडल। देन आपके पास आएंगे ट्रांसफॉर्मर्स। देन फिर आपके पास NLP मॉडल। NLP मॉडल में आप देखोगे बर्ड और एक ChatGPT। देन इसके बाद फिर हमारा आता है LLM। LLM में फिर आप क्या देख सकते हो, लामा देख सकते हो, ChatGPT देखो, OpenAI देखोगे। दूसरा हमारे पास क्या होगा, जेमिनी।
ये इतना हमारे पास होगा। देन आजकल जो हमारा आ रहा है वो क्या रहा है, एजेंट्स आ रहे हैं। ये दिख रहा है, ये आपका आर्किटेक्चर होगा पढ़ने का। है, क्या चीज बंद करवा दे। अब दिख रहा है? नहीं नहीं, अब दिख रहा है। आर्किटेक्चर जो मैंने बताया जो प्री डिफाइन है, आप उसका यूज करके अपने मॉडल में क्या करते हो, इंप्रूवमेंट करते हो। उसमें से हमारा CNN होता है इमेज बेस के लिए, हमारा इमेज बेस के लिए होगा। RNN क्या होगा, टेक्स्ट बेस। और इसके बाद जितनी भी चीजें हैं, इसके बाद ट्रांसफॉर्मर के पास ये क्या होता है, मल्टी मॉडल्स होते हैं। मतलब आप इसमें इमेज में भी काम कर सकते हो और टेक्स्ट डेटा पे भी काम कर सकते हो। आप इनमें से कौन ऐसा चीज है जो आपने सुना है या नहीं सुना है, ये बताओ। ये बताओ, क्या क्या टॉपिक्स है या फिर आप देखते हो, जॉब सर्च किया है, जॉब सर्च किया अभी तक। जे जेडी जेडी देखा है कभी? हाँ, उसमें जब भी आप मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस के बेस पे जाओगे, जहाँ पे मशीन लर्निंग का बात होगा, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे इस तरीके से। तो इसमें से आपके पास क्या क्या चीजें अभी तक सुना है? एजेंट सुना है? क्या होता है एजेंट्स? एजेंट पे LLM क्या होता था ना, कि वो जनरलाइज वर्जन होता था हमारे किसी भी चीज का। जैसे ChatGPT यूज करते हो, वो क्या है, जनरलाइज है। अगर आप उसको क्या बोलते हो, इंजीनियर के बेस पे पूछोगे तो उनके बेस पे आंसर देगा, डॉक्टर के बेस पे क्वेश्चन पूछोगे तो डॉक्टर के बेस पे आंसर देगा, अगर मार्केटिंग के बेस पे क्वेश्चन पूछोगे तो वो मार्केटिंग के बेस पे आंसर देगा, है ना। लेकिन आप उसको सबसे पहले क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हो कि किस फील्ड में आप डेटा चाहते हो या फिर किस बेस पे रिस्पॉन्स चाहते हो। तो अब क्या हो गया ना कि हमारे पास ऐसे मॉडल आने लगे ना, जो स्पेसिफिक क्या काम करते हैं, एक ही काम करते हैं। कि मार्केट में सारे क्या कर रहे हैं, कि जितने भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या फिर LLM मॉडल्स है, उसको अच्छा खासा हम लोग ट्रेन करते हैं। तो इन फ्यूचर हमारे पास क्या रहेंगे, एजेंट्स रहेंगे, जो अभी काम हो रहा है। एजेंट्स का काम क्या रहता है, कि स्पेसिफिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लॉयर चाहिए तो आप क्या करते हो, एक स्पेशलाइज लॉयर के पास ही जाते हो। तो इसी तरीके से क्या रहेगा कि आपको क्या चाहिए, लॉयर का बोट चाहिए, ChatGPT चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसके एजेंट के पास चले जाओगे। तो उसका सिर्फ काम रहेगा लॉयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो डेप्थ में आपको सारी चीजें समझा देगा। जैसे ये टीचिंग है, तो टीचिंग से रिलेटेड रहेगा तो एक टीचर बॉट रहेगा, जिसको एजेंट बोलेंगे। वो सिर्फ क्या करता है, टीचिंग से रिलेटेड ही सारा काम देख सकता है और उसमें उसका परफेक्शन रहेगा। तो वो हम लोग अब काम कर रहे हैं सब में। तो अब कंपनी किस में काम कर रही है, एजेंट्स पे काम करती है। कि आप उनके लिए अब क्या बनाते हो, एजेंट्स बनाते हो। तो अब इन फ्यूचर जब भी देखोगे ना जॉब में, जिसमें रहेगा डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का पार्ट, तो उसमें एजेंट्स के काम आते हैं। तो ये सारा चीज हमारे लिए क्या है, आर्किटेक्चर है जिसको हमें पढ़ना है। लेकिन अभी काम करोगे किस में करोगे, या तो LLM पे करोगे या फिर एजेंट्स पे करोगे। बाकी स्क्रैच में जितनी भी चीजें होंगी वो मैनिपुलेशंस पे होगा। कि मान लो ये इतना होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, कि खुद का एक मॉडल इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे आपने डीप सीक सुना है? क्या है? चाइना का मॉडल फ्री है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मान लो वो बोलते हैं फ्री है, आप यूज करो। तो आप अपने डेटा के लिए उसको कैसे ट्रेन करोगे, जब आपको आपको अपने डेटा के लिए ट्रेन करना होगा ना। डीप सीक क्या है, एक जनरलाइज मॉडल है। आप किसी स्पेसिफिक डोमेन पे ही काम करोगे, तो उसमें आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करना होगा। तो वो मैनिपुलेशंस कैसे होगा फिर, तो उनका आर्किटेक्चर आपको जानना पड़ेगा, कि बेसिकली डीप सीक काम कैसे करता है। तो वो जानोगे तो डीप सीक जो काम करता है वो ट्रांसफॉर्मर्स में काम करता है। और जो ट्रांसफॉर्मर्स होता है वो अटेंशंस में काम करते हैं, और जो अटेंशंस होते हैं वो इनकोडर पे काम करते हैं, और जो इनकोडर है वो LSTM और CNN पे काम करते हैं।
तो इसलिए हमारा क्या रहता है, सब में कनेक्शंस रहते हैं, इसलिए हमें इनका बेसिक्स बोल सकते हो जानना जरूरी रहता है कि आप अपने मॉडल को क्या करो, मैनिपुलेट कर रहे हो, तो वो हमें क्या है, कंपलसरी रहता है, इसलिए हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। अब इसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी आर्किटेक्चर देखते हो एनएन, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसमें क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। तो इनपुट के बारे में आपके पास पहले से नॉलेज है। दूसरा क्या रहते हैं, वेट्स रहते हैं। तो वेट्स को भी आपको पता है कि वेट्स क्या होते हैं। देन एक बायस होता है, तो बायस भी क्या होता है वो भी आपको पता है। देन इसके बाद क्या रहता है कि एक न्यूरल नेटवर्क में आपके पास एक्टिवेशन फंक्शंस रहते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, है ना। एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, उसका काम क्या था वो भी बताया था। देन फिर इसके बाद इसके अंदर रहेगा लॉस फंक्शन। इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, एक लॉस फंक्शंस रहता है। लॉस फंक्शंस में आपको पता है क्या क्या चीजें होती है। देन लॉस फंक्शंस के बाद आपके पास क्या रहता है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्टिमाइजर रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजर्स। और इसको बोल सकते हो ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं, तो ग्रेडियंट यूज करते हैं। ये समझ में आया, ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखा वो समझ में आया। जो ये एक न्यूरल नेटवर्क है, जूम नहीं हो रहा क्या, प्लस, विंडोज प्लस, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो एक न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए, न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से दिखता है आपका। मान लो तीन इनपुट है, देन तीनों को क्या किया हमने, इक्वेशंस बनाया, कंबाइन किया है। अब इसमें हमारा क्या होगा, सम होगा। सम के बाद हम लोग एक एक्टिवेशन फंक्शंस लगा रहे हैं, और फिर रिटर्न करेगा ये आउटपुट। ये समझ में आया। तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं। अब इसको दोबारा अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर चाहिए होता था। पहले हम लोग लॉस कैलकुलेट करते थे, और इस लॉस को क्या करते थे, रिड्यूस करते थे विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारे पास वेट्स होते थे और बायस होते थे। ये सिंगल आर्किटेक्चर है, और यही आर्किटेक्चर तुम्हारा सीएनएन का भी होगा। मतलब ये सारी चीजें सीएनएन में भी यूज होंगी, आरएनएन में भी, एलएसटीएम में भी, ग्रू में भी, इनकोडर डिकोडर, अटेंशन, सेल्फ अटेंशन, ट्रांसफॉर्मर्स, एनएलपी मॉडल्स, सबका आर्किटेक्चर सेम होगा। क्योंकि यही सारी चीजें क्या है कि एनएन से ही हमारा एमएनएन बना है, और एमएनएन यूज होगी, वो सारा चीज इसमें भी यूज होगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में देखना होता है। देन इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे कि इनको अगर कोडिंग में इंप्लीमेंट करना रहेगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ टूल्स होने चाहिए। क्योंकि मैथमेटिकली आप कितना लिखोगे स्क्रैच से कोड, तो हमारे पास कुछ टूल्स होंगे, वो मैं लिख दे रहा हूँ। टूल्स जो आप यूज करोगे, टूल्स बोलो या फिर लाइब्रेरीज। टूल्स में पहला यूज करोगे, वीएस कोड कर सकते हो जिसमें आप कोडिंग कर रहे थे, या तो गूगल कॉलैब, या तो फिर इसके जगह पे केगल नोटबुक। वीएस कोड करते हैं लोकल, मतलब अपनी सिस्टम में करोगे। लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस और एनर्जी लेते हैं, तो हमारे पास उतना ना ही रैम होगा ना ही जीपीयू होगा। तो उसके जगह पे आप लोग को गूगल कोलैब यूज़ करना आना चाहिए, और नोटबुक। दोनों क्या देते हैं, हमें अच्छा खासा रिसोर्स देते हैं। एटलीस्ट आपको 16 जीबी तक का रैम दे देते हैं, और 8-12 जीबी तक का जीपीयू दे देते हैं। तो ये हमारा काम आसान कर देते हैं। क्या आप क्या कर सकते हो, टाइम इससे बचा सकते हो। दूसरा चीज़ होगा कि इन चीज़ों को आपको कोडिंग बेस पे लिखना है, तो कहाँ पे लिखोगे। तो सबसे पहले हमारे पास केरास आता है लाइब्रेरीज में। केरास, या फिर टेंसर फ्लो, या तो फिर आप यूज करोगे पाई टॉर्च। ये समझ में आया कि जितने भी न्यूरल नेटवर्क है, मैथमेटिकली जितनी भी चीजें हैं, आप उसको एज अ क्लास या फिर फंक्शंस कॉल कर सकते हो डायरेक्ट, इस लाइब्रेरी की हेल्प से। इसको हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग लाइब्रेरीज।
देन इन चीज़ों को विजुअलाइज करने के बाद आप क्या करोगे? इन फ्यूचर अगर आपको पढ़ना रहेगा, ये आपके लिए अभी ऑप्शनल है। इससे पहले आप एक प्रोजेक्ट के लिए गिट हब पढ़ोगे। ये एक होगा हमारे पास। दूसरा हमारे पास बेसिक एमएलओप्स बोल सकते हो। देन और क्या था हमारे पास इस पे? बेसिक क्लाउड। क्लाउड में आप क्या करते हो? कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। AWS, GCP, या तो फिर एज्योर। और कुछ नहीं। बस अभी आपका इतना ही ज़रूरत है, ठीक है। ये पूरे डीप लर्निंग का कोर्स में आपका इतना ही चलेगा। ये दिख रहा है? इसमें लाइब्रेरीज में एक और आएगा, टेक्स्ट बेस्ड NLTK और इमेज बेस के लिए एक ओपन सीवी देखोगे, इमेज बेस्ड डेटा के लिए। देन इसमें फिर कॉन्सेप्ट देखोगे आप चैटबॉट का। और क्या कॉन्सेप्ट आते हैं? टाइम सीरीज का। ये दो और कॉन्सेप्ट रहेंगे। और जनरेटिव एआई। मैं बस आज बता रहा हूँ कि क्या चीजें आप पढ़ोगे इन फ्यूचर। इतना ही आपका टॉपिक्स है। और अभी तक हम लोग क्या देखें? इनपुट, ये एक्टिवेशन फंक्शन तक है हम लोग। कि अभी एक्टिवेशन फंक्शंस देख रहे हैं, इसके बाद लॉस फंक्शंस, देन ऑप्टिमाइजर्स। इतना समझ में आया? बाकी चीजें जो भी छूटी होंगी वो धीरे धीरे हो ही जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या चीजें पढ़नी है? ये मैंने कल नहीं लिखा था तो मैं अभी लिखवा दिया। इसके आगे और भी है। ये डिपेंड करता है कितने डेप्थ में जा रहे हैं। नहीं, 6 महीने का है। 6 मंथ। तो आप क्या करना, ऑनलाइन ले लेना। ये लिख लिया, या फिर मैं शेयर कर दूं? ये डीप लर्निंग वाले रिसोर्स में मैंने शेयर कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। परसेप्ट्रॉन हमने देखा था, फीड फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, वो हमने देखा था।
देन फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस में आ रहे थे। तो एक्टिवेशन फंक्शंस में हमने पहला देखा था यूज क्यों करते हैं, इसका यूज केस क्या है, एग्जाम्पल के साथ देखा था और इक्वेशंस के साथ भी देखा था। इक्वेशंस ये है, बैठ के सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने शेयर किया ना, इसके साथ रेफरेंस लिंक में आप देखोगे ना, ये दिख रहा है लास्ट में, आप इसको ओपन करके वहां से क्या कर सकते हो, डिटेल में देख सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है आपको। बाइनरी स्टेप हमने देखा था। बाइनरी स्टेप में क्या होता था, बाइनरी स्टेप फंक्शंस में क्या होते हैं, पता नहीं, सिंपली यहाँ पे भी देख के बता सकते हो कुछ, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस या फिर लॉजिक लगाओ तो। सिंपल यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस ग्राफ पे इमेज को देख के क्या समझ में आ रहा था, सिंपली आप कुछ भी इनपुट देते हो, अगर वो क्या है कि 0.5 से या फिर जो भी आप क्राइटेरिया रखते हो उससे नीचे है तो उसको वो हमेशा क्या करेगा, जीरो पे रखेगा। अगर वो 0.5 से क्या है, लार्जर है, तो उसको हमेशा क्या कंसीडर करेगा, वन कंसीडर करेगा। तो इससे आप किस टाइप के चीजों को सॉल्व कर सकते हो, क्लासिफिकेशन टाइप के, बाइनरी क्लासिफिकेशन, कि अगर कुछ वैल्यूज आ रहा है, क्योंकि आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, देन उस वैल्यू का क्या करोगे आप, ऑप्टिमाइज करते हो, इन द सेंस कि आप उसको क्या करते हो, स्केलिंग करते हो 0 से 1 के बीच पे। देन जैसे ही वो स्केलिंग होता है उसको क्या करते हैं, बाइनरी स्टेप में लाते हैं, कि अगर उसकी वैल्यू 0.6 से ज्यादा है तो वो वन कंसीडर होगी, अगर उससे कम है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो। तो ये चीज हमारा कौन बताता था, स्टेप फंक्शंस बताएगा। देन सेकंड हमारे पास क्या था, लीनियर, कि जो भी हमारे पास इनपुट होगा, जो इक्वेशन सॉल्व होगा, वही क्या करेगा, डायरेक्टली हमारा आउटपुट आएगा, कि आप जितना एक्स पास करोगे ना, वही हमारा क्या होगा, वाई होगा। तो ये हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशंस। इसका यूज केस क्या था, कि ज्यादातर हम लोग इसको क्या करते थे, एज अ आउटपुट लेयर यूज करेंगे, किस पे, एक्टिवेशन फंक्शंस में, ताकि हमें रिग्रेशन प्रॉब्लम सोल्व कर सके। देन हमारे पास थर्ड क्या था, नॉन लीनियर्स, इसमें मल्टीपल्स थे जो हमने सात यहाँ पे बताए थे। पहला हमारे पास सिग्मोइड था, सिग्मोइड में हमारा क्या काम था, कि आपके पास जो भी वैल्यूज होगा ना, उसको क्या करेगा, 0 से 1 में ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा सिग्मोइड। तो इससे हमारे क्या होता था, कि हमें एक प्रोबेबिलिटी मिलती थी, उसके बेस पे हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करते थे बाइनरी प्रॉब्लम। देन इसी को हम लोग अगर क्या करते हैं, मल्टी क्लास, मतलब मल्टीपल क्लास प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे, तो इसी का हम लोग फिर क्या यूज करते थे, सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स के अंदर सिग्मोइड, ये सिंगल लेयर के, मतलब सिंगल के लिए 0 से 1, ये क्या करेगा, सबका मान लो कि आपके पास क्या है, चार आउटपुट्स है, तो फोर आउटपुट्स के क्या बनेंगे, सबका एक एक सिग्मोइड बनेगा, और सबका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो उसी क्लास में क्या करेगा, लाई करेगा। तो वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। देन थर्ड हमारे पास क्या था, वेनिसिंग प्रॉब्लम आ रही थी इस पे, क्या था वेनिसिंग प्रॉब्लम, इसमें हमारा जो क्या बोलते थे उसको, बैकवर्ड प्रोपगेशन, वो क्या होता था, कि मान लो आप क्या करते थे, मैं सिंपल एक इक्वेशन लिखता हूँ, ये हमारे पास 3 है और एक 5 है, तो क्या कर रहे थे, कुछ एक्टिवेशन रैंडमली हम इनिशिएट कर रहे थे, और ये हमारा यहाँ पे पहले मान लो इसको मैंने 0.2 से इनिशिएट किया, 0.3 से, 0.4 से। अब इसका इक्वेशन बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, इसको सम अप करना है, ऐड ऑन करना रहे तो कैसे करेंगे, ऐड, ये हमारा 5 × 0.2 प्लस 4 × 0.3 प्लस, क्या कर रहे थे हम लोग, 5.5 × 0.4, ये सबमिशन कर रहे थे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ये हमारा बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट क्या बना रहा है, कि डॉट प्रोडक्ट ही सॉल्व करके देगा। तो आप कुछ भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा। तो मान लो ये हमारा आ गया 0.9 के आसपास, मान लो ये हमारे पास 273 आ गया, ये एक नंबर आ गया, इसको सॉल्व किए तो
अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते थे कि एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते। अब इस नंबर को हमें क्या करना था कि ये बेसिकली बताना है कि ये जो नंबर्स है इसके बेस पे उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये क्या उनके मार्कशीट है, इसके बेस पे उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो फाइंड करना था। लेकिन हमारे पास टोटल मार्क्स कितने आ गए या फिर उनके बेस पे हमारा जो अपडेट आया वो 271 आ रहा है। अब इसके बेस पे हमें क्या करना है कि उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो फाइंड करना है। तो इस नंबर को हम लोग इस दो चीजों में कैसे डिवाइड करेंगे बता सकते हैं? 271 है, इसको दो चीजों में डिवाइड करना है। या तो ये नंबर कुछ होगा, एक्चुअल में मेरा यहाँ पे 271 है और यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा डेटा है उसमें तो क्या है कि उसको जॉब मिल गई है। जॉब मिल गई मतलब 1, अगर नॉट जॉब मतलब 0, है ना? हाँ, तो आप देखोगे ना ये वैल्यूज आ गया। इसको या तो स्केलिंग के बेसिस पे कर सकते हो, स्टेप फंक्शंस के बेस पे कर सकते हो, या फिर सिग्मॉइड के बेस पे कर सकते हो। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। क्या चीज? सिग्मॉइड हमारा क्या होता था, सिंगल लेयर के लिए होता था। सॉफ्टमैक्स क्या होता था, मल्टीपल लेयर्स के लिए हम लोग करते हैं। सॉफ्टमैक्स में आपको याद रखना है ना कि सॉफ्टमैक्स जो होता है वो क्या करता है कि मल्टीपल लेयर्स के लिए होते हैं। और उसमें क्या होता है हर एक लेयर्स में सिग्मॉइड यूज होता है। वो इस तरीके से चलता है क्योंकि हर एक का क्या करता है वो प्रोबेबिलिटी निकालता है, उसमें से जिसका हाईएस्ट रहेगा वो उसको क्या करेगा एज अ आउटपुट कंसीडर करने लगेगा। तो मान लो इसको अगर स्टेप फंक्शंस के थ्रू सॉल्व करते हैं तो इसको पहले स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग करते तो ये क्या था 0 से 1 के बीच में आता और उसका एक थ्रेशोल्ड रहता है 0.6। तो 0.6 के क्या अबव रहता तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे कि उनको जॉब मिलेगी। अगर इसका थ्रेशोल्ड कम आ जाता तो इसको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है कि इस तरीके से न्यूरॉन्स हमारा क्या करता है सॉल्यूशन देता है। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या रहेगा कि मान लो इन्होंने क्या किया कि एक्चुअली में जॉब मिल रहा था लेकिन इन्होंने क्या किया जॉब नहीं मिल रहा। तो फिर क्या होगा, तो मतलब वो जो हमारा एक्चुअल था और जो प्रेडिक्टेड था वो दोनों अलग अलग आ गए। अब दोनों को क्या करना है, सेम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली देख रहे थे आप ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि ये कंप्यूटर सीख सके। तो ट्रेनिंग में इसके बाद फिर क्या कैलकुलेट कर देते हैं, लॉस फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं। लॉस फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस, लेकिन यहाँ पे एक चीज आएगा आपके पास एक्चुअल वाई कितना है 0 और 1 में है। लेकिन इसका जो वैल्यूज आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है 0.5, 0.6, 0.9। तो ये दोनों में क्या आप नॉर्मली बता सकते हो डिफरेंस? तो क्या क्या होगा, तो इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ना प्रोबेबिलिटी का, कि इनका जो चांसेस है एक्चुअल में यहाँ पे आने का कितना था उसका भी एक प्रोबेबिलिटी निकलेगा। और यहाँ पे भी हम लोग लास्ट में अगर सॉफ्टमैक्स यूज कर रहे हैं सिग्मॉइड तो भी क्या वो प्रोबेबिलिटी ही देता था। तो वो दोनों प्रोबेबिलिटी को मैच करवा सकते थे ना। तो ये क्या करता है कि इनके लिए स्पेशल फंक्शन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस कैटेगरिकल क्रॉस फंक्शन। ये क्या करता है कि इनका भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है और उसके बेस पे क्या करता है लास्ट में वो कैलकुलेट करता है अगर कैटेगरिकल है तो। अगर हमारे पास कंटिन्यूस रहता तो मतलब रिलेशंस वाला प्रॉब्लम रहता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते, जो हमारा मीन स्क्वायर एरर का था तो वो यूज करते। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो इसके बेस पे क्या होगा सारा कैलकुलेशन। अच्छा इसमें हम लोग वेनिसिंग का बता रहे थे ना कि मान लो ये क्या हो गया, ये वैल्यूज बैक प्रोपोगेट करना है। तो अगर हम लोग इसको क्या करना है इस एरर को ठीक करना था लॉस को, मान लो कुछ भी लॉस आया उसको क्या करना है इम्प्रूव करना है। तो कैसे इम्प्रूव करोगे, तो इसके पास पैरामीटर क्या क्या है डब्ल्यू है और बी है। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर हम लोग क्या डब्ल्यू पे फोकस करते हैं वेट्स पे। तो वेट्स को अगर अपडेट करना है और वो वेट्स क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। तो हम लोग कैसे फाइंड करते थे मिनिमम, क्योंकि हमने कैलकुलस में क्या पढ़ा था फंक्शंस पढ़ा था ग्रेडियंट का। वो क्या करता है कि आपको मिनिमम पॉइंट फाइंड करके दे देता है। लेकिन इसमें कौन सा ग्रेडियंट नॉर्मल डिवाइड बाई डीएक्स लगेगा, तो सही से चलिए। जैसे आप क्या करते हो डी वाई बाई डी एक्स करते हो या डी वाई बाई डी डब्ल्यू करोगे, है ना? तो जो इक्वेशन रहेगा यहाँ पे लिखोगे और विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू उसका डेरिवेटिव फाइंड्स हो जाएगा, वही उसका क्या रहेगा मिनिमम रहेगा।
लेकिन यहाँ हमारे पास कितने डब्लू है, कितने थे, अभी 3 लेके चल रहे हैं ना, तो हमारे पास 3 ही है। तो W1 W2 W3 तीनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ग्रेडियंट निकलेगा। W1 के रिस्पेक्ट पे निकलेगा, W2 के रिस्पेक्ट पे निकलेगा और W3 के रिस्पेक्ट पे निकलेगा। तो जब तीनों को हम लोग अलग अलग निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, तो इसको फिर हम लोग क्या बोलते थे, तीनों को कंबाइन करके निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते थे। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में काउंट होता था कि तीनों को हम लोग को क्या चाहिए, कंबाइंड डेरिवेटिव्स चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स देता था हमें। तीनों को अगर कंबाइन करना रहता था कि लेयर वाइज लेयर कंबाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता था, मैथमेटिकली जाओगे ना तो एक चेन रूल होता है, आपको देखना नहीं है बट सुन लो। चेन रूल होता है, वो क्या करता है कि आपको लेयर बाय लेयर सॉल्व करके देता है कि फर्स्ट लेयर में क्या होगा, दूसरे लेयर में क्या होगा। आप मल्टीप्लीकेशंस बोल सकते हो इसको, कि क्या करते हो आप, एक डेरिवेटिव्स को दूसरे डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके रखते हो, तो वो हमारा चेन रूल्स करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा जो भी ग्रेडियंट होता है ना, वो चेन रूल और पार्शियल डेरिवेटिव पे काम करता है। ठीक है, तो ये बिहाइंड द सीन्स इस तरीके से काम करता है। मैथमेटिकली अगर आपको देखना है तो कोई भी वेबसाइट आप क्या करोगे, फॉलो कर सकते हो कि ग्रेडियंट डिसेंट इन डेप्थ बोलोगे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, तो वो मिल जाएगा। अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हो। इतना हमने देखा। अब ये क्या होगा, मिनिमम पॉइंट दे देगा किसका, डब्लू का। तो ये डब्लू क्या होगा, अपडेट होगा, है ना। तो डब्लू अपडेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो भी हमारे पास न्यू था, वो क्या करेगा, डब्लू वाले ओल्ड पे माइनस जो भी हमारे पास ग्रेडियंट रहेगा उसको कर रहे थे। अगर ग्रेडियंट नेगेटिव आता है तो इसको पॉजिटिव कर देगा और वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव आता है तो उसको क्या करेगा, नेगेटिव कर देगा और माइनस कर देगा वैल्यू को। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि हमारा ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से भी बन सकता है ना। अगर इधर देखोगे तो मान लो जो हमारा ये एरर है, तो एरर हमारा कहीं पे ज्यादा आएगा कहीं पे कम आएगा, वो डब्लू के रिस्पेक्ट में। तो अगर इस तरीके से देखोगे तो हमारा ग्रेडियंट क्या होता था, नेगेटिव होता था। अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डब्लू को इंप्रूव करेंगे ना, मिनिमम यहाँ पे होगा तो डब्लू को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। वो इंक्रीज कैसे होगा, जब हम लोग इसके ग्रेडियंट पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस होता है। तो उसके बेस पे क्या होगा, डब्लू आगे बढ़ेगा। अगर हमारा ग्रेडियंट यहाँ पे होता, बाय डिफॉल्ट रेंडम यहाँ पे आता, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो इधर शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पुराना डब्लू था उसमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ता ना, तो वो यहाँ पे हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा क्या था, लॉस का था। सॉरी, ये क्या था हमारे पास, वेट को कैसे अपडेट करते हैं वो है। और जो हमारा जी होता है वो बेसिकली लर्निंग रेट पे होता है। लर्निंग रेट क्या होगा, कि ये जी है ना, ग्रेडियंट, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब इस वैल्यूज को आप कितना स्पीड या फिर कितना स्लो करना चाहते हो, तो इससे क्या कर सकते हो, एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कोई भी वैल्यूज अगर लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोई भी एक नंबर है उसको लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो नंबर ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाएगा। अगर कोई हमारे पास वैल्यू उसको स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करे तो स्मॉल हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो ये स्टेप होगा फाइंड करने का, इसको क्या कर सकते हो आप, इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। तो कोई भी एक नंबर से आप रेंडमली मल्टीप्लाई करोगे, उसको यहाँ पे अल्फा रेट बोलते हैं, अल्फा बोलो या फिर लर्निंग रेट बोलो। अगर आपने क्या रखा है, लर्निंग रेट ज्यादा रखा है, तो वो क्या करेगा लेगा। अगर आपने अल्फा वैल्यू छोटा रखा है तो क्या करेगा, वो स्मॉल स्टेप लेगा। वो क्यों लेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी हमारा ग्रेडियंट होगा अगर उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो, अगर वो लार्ज नंबर है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाएगा। तो हमारा जो डब्लू होगा वो क्या होगा, एक लार्ज चेंज होगा। अगर वो लार्ज चेंज होगा तो हमारा क्या होगा, जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो ज़्यादा होगा, है ना। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि आप जब भी क्या कर रहे हो, पुराने डब्लू में कोई लार्ज वैल्यू को माइनस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, गैप होगा या फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो अगर वो ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो ये हमारा डब्लू पहले यहाँ पे था और ज़्यादा चेंज करे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर यहाँ पे आ जाएगा तो मतलब ये क्या कर रहा है कि यहाँ से यहाँ आपका जो चीज़ है वो एक लार्ज स्टेप पे चला जा रहा है। अगर आप डब्लू छोटा चेंज कर रहे हो तो यहाँ से यहीं जाएगा, तो मतलब ये एक छोटा स्टेप ले रहा है। इसको स्टेप्स हम लोग बोलते हैं। और ये स्टेप डिफाइन कर सकते हो आप अल्फा के थ्रू। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ग्रेडियंट बहुत छोटा होता है लेकिन मुझे उसको थोड़ा सा स्पीड अप करना रहता है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपर पैरामीटर लगाते हैं। जो हमारा क्या रहता है, एक नंबर रहता है जिसको हम लोग यहाँ पे अल्फा लर्निंग रेट बोल रहे हैं। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे आगे भी जाके। तो ये समझ में आया, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये चीज़ें क्या होती है कि अगर ये स्टेप सही से इंप्रूव नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, वेनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बोलते थे। कि मतलब वो क्या कर रहा है, अपडेट कर ही नहीं पा रहा है हमारे डब्ल्यू न्यू को। तो फिर हम लोग उसकी जगह पे क्या करते थे, उसके जगह पे हमारे पास और भी एक्टिवेशन फंक्शंस थे, उसको यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सॉफ्टमैक्स था। सॉफ्टमैक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, इसका भी रेंज क्या होता है,
जीरो से वन के बीच में होता है। अगर आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या कर रहा है कि आपके पास कोई भी वैल्यूज होगा, जैसे 1 2 3 है, उसका फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ सॉफ्ट मैक्स का, कि ये क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है। तो ये 1 है, 2 है और 3 है। अब इसको इन्होंने क्या किया है, एक वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कैलकुलेशंस पार्ट पे, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू था, और ये मैंने सिग्मॉइड का यूज किया, और ये हमारा क्या सिग्मॉइड के बाद का वैल्यू है। सिग्मॉइड के बाद का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, हमेशा 1 आएगा, देखोगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सिग्मॉइड में आप देखोगे, सॉरी सॉफ्ट मैक्स में, सॉफ्ट मैक्स में क्या हो रहा है कि हमेशा जो इनका वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस पे होता है। जो सॉफ्ट मैक्स होता है वो क्या कैलकुलेट करता है, प्रोबेबिलिटी। तो सिग्मॉइड क्या करता था, बता सकते हो कि सिग्मॉइड का क्या काम था। बेसिकली वो रेंज पे लाता था वैल्यू, 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा, लेकिन उसका सम कभी भी क्या होगा, 1 नहीं आता था। अगर आप देखोगे तो इसका डिफरेंस होगा हमारे पास। ये दिख रहा है, इसका आप करते हो सिर्फ सिंगल क्लास, ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे हमारे पास क्या है, एक नंबर हमने लिया है एज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब इसमें से मैंने 3.2 लिया है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी होगी। तो इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया सिग्मॉइड के थ्रू, फर्स्ट रो इनपुट पे, और इसने क्या किया, इनका सिग्मॉइड वैल्यू निकाला, वो कितना आ रहा है, 0.96। ये दिख रहा है। इसी तरीके से हमने सबका क्या किया, कैलकुलेट किया है। और इसमें आप देखोगे जिसकी ज्यादा वैल्यूज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कि वही हमारा क्या होगा, लेबल होगा, टारगेट वैल्यू होगा बाय डिफॉल्ट। तो ये हमेशा बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए काम करता है। और इसमें मैंने बताया क्या होगा, इसका जो भी सम होगा, ये कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा 1 होगा। नहीं दिख रहा क्या अंजलि, ये दिख रहा है, बताओगे तब ना। जो मेजर डिफरेंस होता है वो बताने के लिए, सिग्मोइड में क्या रहेगा कि आपके पास नॉर्मली वैल्यूज इस तरीके से रहेंगी, और उसका सम कभी भी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सिग्मोइड का। तो इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, सिंगल बाइनरी क्लास के लिए करते हैं। बाइनरी क्लास के लिए क्यों करते होंगे, कि जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ बोल देते हैं, और बाकी सबको ना बोल देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या था, सॉफ्ट मैक्स इसी चीज को सॉल्व करके बताता है। सॉफ्ट मैक्स क्या करता है कि जितने भी वैल्यूज होंगे उनको एक रेंज पे ला के दे देगा आपको। रेंज इन द सेंस कि इसका जब भी आप सम करोगे वो हमेशा 1 रहेगा। और हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज भी क्या होती है, मैक्स टू मैक्स 1 ही होता है। तो जो हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है वो सॉफ्ट मैक्स में हो जाता है। ये दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर एक सिग्मॉइड के अंदर सॉफ्ट मैक्स का यूज कर सकते हैं। कि मान लो ये हमारा सिग्मॉइड का वैल्यू आया, अब इसको क्या करेंगे, सॉफ्ट मैक्स में चेंज कर लेंगे पूरे को। ये सिग्मॉइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज देगा। अब इसी पूरे को हम लोग क्या सॉफ्ट मैक्स में चेंज कर सकते हैं, सिंपली इक्वेशंस लगा के चेंज कर देंगे ना। तो वो क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी बेस पे चेंज हो जाएगा। देन हम लोग एक्चुअली बता सकते हैं कि उसके चांसेस कितने थे, और रियल में हमारा कितना दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफिकेशंस में यूज करते हैं। तो सॉफ्ट मैक्स ज्यादातर यूज होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस के लिए, कि आप क्या करते हो, एक ही बार में अलग अलग क्लास की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ये हमारे फर्स्ट क्लास, ये मान लो ये हमारे फर्स्ट क्लास के लिए था, ये सेकंड क्लास के लिए था, और ये थर्ड क्लास के लिए था। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा वही क्या होगा, हमारा टारगेट होगा। तो ये हमारा क्या था, सॉफ्ट मैक्स के थ्रू फाइंड कर रहे थे। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि ये दोनों चीजें हम लोग क्या करते हैं, हिडन लेयर में यूज नहीं करते। ये सारा चीज, ये दोनों जब भी यूज होगा वो क्या यूज होगा, एज ए आउटपुट लेयर यूज होगा। ठीक है, दोनों नहीं, इंडिविजुअली यूज कर लेंगे। हाँ, जब हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम रहेगा तब पहले आप सिग्मॉइड लगाओगे, सॉरी ये हमारा सॉफ्ट मैक्स आएगा। अगर मैं कुछ हमारे पास डेटा होगा ना, जैसे ये हमारे पास सिग्मॉइड का कुछ वैल्यूज आ गई, यहाँ पे दिख रहा है, ये सिग्मॉइड का वैल्यूज है।
अब इसको बताना है कि इसके कितने चांसेस हैं। अगर बाइनरी रहता तो हम लोग इजीली बता सकते थे, जिसकी वैल्यू सिग्मॉइड में ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस बोल देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, तीन क्लास है, तीनों की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आ रही है इस तरीके। ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली नहीं होता, बेसिकली क्या है, 0 1 के बीच में एक रेंज ला रहा है, तो वो वैल्यू इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब इसमें से बताना है कि कौन सा क्लास हो सकता है। ये 0.65 दिख रहा है ना, ये जरूरी नहीं कि इनकी वैल्यू लो होगी। एज अ प्रोबेबिलिटी मान लो कि इसकी वैल्यू हाई होगी। जब आप इसका सिग्मॉइड निकालोगे ना तीनों का, ये तीनों का क्या करोगे, सॉफ्टमैक्स निकालोगे, अलग अलग सॉफ्टमैक्स निकालेंगे तो क्या होगा, इनका रेंज 1 आ जाएगा, मतलब सॉरी इसका जो सम होगा वो 1 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है जो 95 है ना, वो यहाँ पे आपको 95 ही दिखे जब आप सॉफ्टमैक्स यूज करते हो। ये मान लो हमारा हो जाता 0.6 हो जाता, और जो हमारे पास 0.33 था वो 0.3 रहता, और जो हमारे पास ये नेक्स्ट वैल्यू है वो 0.1 रहता। इस तरीके से आ जाता सॉफ्टमैक्स में। तो हमने सिग्मॉइड पहले यूज किया था पहले लेयर पे, ये हमने क्या किया यहाँ पे सिग्मॉइड यूज कर लिया है। अब सिग्मॉइड के बाद हमारे पास तीन आउटपुट है। अब इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, हर एक सिग्मॉइड का। तो फिर यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट लेयर होता है, नेक्स्ट में कितने लेयर्स होंगे, तीन होंगे, क्योंकि हमारे पास तीन आउटपुट है। अब यहाँ से क्या होगा, सॉफ्टमैक्स यूज होगा। सॉफ्टमैक्स में क्या होगा, पहले के लिए प्रोबेबिलिटी काउंट होगी, तो इसके लिए अब इसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी इसमें होगी उसकी क्या है, वैल्यूज यहाँ पे होने लगेगी। इसको विजुअल्स और कोडिंग फॉर्मेट में भी देखेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक रेंज पे हमने सॉल्व किया, और उस रेंज को हमने क्या किया, सॉफ्ट मैथ्स के थ्रू क्या किया, प्रोबेबिलिटी में चेंज किया है। तो प्रोबेबिलिटी में चेंज करने के लिए सिर्फ सॉफ्ट मैथ्स का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी अगर आप देखोगे कैनन, कैनन हमने पढ़ा था, तीन क्लास डिवाइड करते थे, तो वो किसके बेस पे होता था, प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता था। उसमें क्या लिखते हैं ना, कैनन डॉट कैलकुलेटेड प्रोब, तो वो प्रोबेबिलिटी बता देता है किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली वहां पे सॉफ्ट मैक्स काउंट करता है। इसके बाद हमारे पास क्या था, 10H। 10H भी हमारा क्या था, एक्टिवेशन फंक्शन था। इसका ये फॉर्मूला था हमने देखा। इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच पे होता है। देन ये नॉन लीनियर के लिए यूज होता है, और इसको ज्यादातर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, एज अ हिडन लेयर यूज करते हैं, ये दिख रहा है। और किस लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा जो लर्निंग हो इजियर हो। लेकिन इसका भी क्या है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, सेम इसका डेरिवेटिव्स। जब इसका डेरिवेटिव्स आप फाइंड करते हो तो आप देखोगे इनका रेंज तो इंक्रीज हो गया। सॉफ्ट सिग्मॉइड का हमारा रेंज कितना था, 0.2 के आसपास था। देन हमने क्या यूज किया, सेकंड हमारा क्या था, सॉफ्ट मैक्स, उसका कितना आया, 0.5 के आसपास आया था। और इसका कितना आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आप देखोगे तो 1 के आसपास दिख रहा होगा। कुछ हमारे पास इंक्रीज हुआ है ना। लेकिन इसका आप देखोगे फ्लैटन एरिया सेम है, कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी वो मैक्स टू मिनिमम -2 से +2 के बीच में रहेगा, तभी उसका ग्रेडियंट डिसेंट क्या होगा, अच्छा आएगा। लेकिन उसके बाद का जो ग्रेडियंट होगा वो हमेशा क्या हो रहा है, अगर 2 के बाद देखोगे तो ये जो हमारे पास पर्पल लाइन है ना, आप इसको समझ लो, जो हमारे पास W था ना, उसको अपडेट करने वाला ग्रेडियंट है ये। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ के बीच में हमारा जो वैल्यूज आ रहा है वो 1 के आसपास आ रहा है। तो ये क्या है कि हमारे पुराने न्यू W पे क्या करेगा, पुराने W को कुछ ना कुछ अपडेट कर सकता है। लेकिन जैसे आप इसके बाद जाते हो 2 के बाद, तो इसमें जो हमारा क्या होगा, ग्रेडियंट का वैल्यूज वो ना के बराबर चेंज हो रहा है, देखोगे तो वो अप्रोक्स 0 के पास हो गया ना। 2 के बाद आप देखोगे वो 0 के आसपास है। तो जो हमारा ग्रेडियंट था अगर वही 0 के आसपास रहेगा, तो हमारा जो W रहेगा वो कभी अपडेट होगा। तो इसमें क्या है कि एक रेंज के बाद ये भी क्या होता है, अपडेट नहीं हो पाता है। तो ये भी क्या करता है, ग्रेडियंट वैनिसिंग प्रॉब्लम फेस करता है। ये समझना है। तो फिर इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको भी क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, फिर इसकी जगह पे हम लोग रेलू का यूज करेंगे। 10H का और क्या यूज होगा, एक और पहला ग्रेडियंट था, तो उन्होंने हिडन लेयर पे यूज किया है, बट कभी कभी क्या है कि वो फॉल्ट हो जाता है, अगर आपके पास क्या है, लेयर बढ़ गए तो। आपके पास एक नॉर्मल डिसेंट लेयर है, मतलब 2 3 लेयर यूज कर रही है, फिर 20 30 40 50, तो वो अच्छे से काम करेगा 10H। लेकिन बहुत ज्यादा लेयर होंगे तो क्या होगा, वो फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरा, कि आपके पास जो भी इनपुट रहेगा उसको आप एक रेंज पे कन्वर्ट कर सकते हो, -1 से +1 के बीच में, है ना। बेसिकली हम लोग कोई भी रेंज क्यों कन्वर्ट करते, स्केलिंग क्यों करते होंगे डीप लर्निंग में।
डीप लर्निंग में आपका स्केलिंग करना मस्ट रहता है, जो मशीन लर्निंग में मस्ट नहीं था, याद है? वहां पे ऑप्शनल होते हैं, यहाँ पे कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ डेटा होगा ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। तो अगर नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है तो उसको एक स्केलिंग पे रखते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटेशंस कम लगता है, और कुछ नहीं। तो कंप्यूटेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके रेंज को कन्वर्ट करते हैं। तो रेंज आपके हिसाब से 0 to 1 हो सकता है, और जेड स्कोर का भी हो सकता है, या तो फिर -1 से लेके +1 में भी हो सकता है। तो अगर आपको ये रेंज रखना होगा तब आप क्या करोगे, 10H का यूज करोगे, कि जो हमारा डेटा का रेंज रखना वो जीरो -1 से लेके +1 के बीच में रखना है। तो क्या यूज कर दोगे, ऑटोमेटिकली 10H यूज कर दोगे। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, -1 से +1 के बीच में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, वो सारा चीज क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा रेलू और लिकी रेलू होता है। बैच नॉर्मलाइजेशन करते हो, जो मैंने बताया कि आप नॉर्मलाइजेशन करते हो, रेलू और लिकी रेलू का यूज करोगे। इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, स्वेस और गीलू का यूज करते हैं। लेकिन हमें जो देखना है वो क्या है, रेलू और लिकी रेलू। तो रेलू का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। जो भी इक्वेशंस है वो इक्वेशंस एकदम इजी है इसमें। इक्वेशन क्या होता है, मैक्स ऑफ 0 to x। इसका मीनिंग क्या होगा, समझा सकते हो? विवेक, बता सकते हो? मैक्स 0 to x लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा? थोड़ा सा देख के तो थोड़ा सा आइडिया लगाओ, मैथमेटिकली पढ़ना है। मैक्स का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से x के बीच पे। तो जो मैक्स आएगा, दो वैल्यू है, या तो 0 आएगा या तो फिर x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, समझे? तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 0 आपको रिटर्न करेगा। अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा, जो नंबर है उसी को रिटर्न करेगा। तो ये मैक्स फंक्शन सही बोलता है कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है तो उसके जगह पे 0 होगा, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा। अगर आप इस नंबर को क्या करोगे, एक लाइन पे ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिख रहा है कि आपके पास क्या है, पूरा एक्स का आपके पास पूरा एक डेटा है। -34 है, ये 50 है, और ये हमारा क्या, 5 है, 8 है और 10 है। तो इसका जब आप क्या करते हो, रेलू निकालते हो, इसका रेलू कितना आएगा, 0 आएगा। इसका रेलू कितना आएगा, 0। ये पॉजिटिव है तो कितना आएगा, 50 है तो 50। अगर 7 है तो 7, 8 है तो 8 और 10 है तो 10। तो आपने क्या किया, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि 0 से पहले का जो डेटा होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये दिख रहा है। एंड देन उसके बाद फिर हमारा क्या था कि जो उसके अबव वैल्यू होगा, जो एक्चुअल वैल्यूज होगा, वही हमारा क्या होगा, रियल वैल्यू होगा। देन इसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव्स भी निकाला है। डेरिवेटिव्स क्यों निकालते हैं वो पता है ना, बैक प्रोपगेशन करने के लिए, मतलब वेट्स को अपडेट करने के लिए। तो हम लोग भी रेलू में क्या कर रहे थे, अपडेट करके देख रहे थे कि इनका रेंज हमारे पास क्या जाता है। तो इसके क्या हमारे पास क्या होंगे एडवांटेज, कि अगर वैल्यू 0 है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज है तो वो कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट रहता है तो उसका क्या होता है, अगर आपके पास सिर्फ x है तो उसका क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो आप देखो कि हमारा क्या है, 1 आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव कभी 0 नहीं हो पाता है। तो अगर 0 नहीं हो पाएगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, तो ये क्या होगा, कभी ग्रेडियंट वैल्यूज का प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक एडवांटेज मिल गया कि ये ग्रेडियंट वैनिसिंग का प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये नेगेटिव वैल्यूज को 0 कर दे रहा है हमेशा। मान लो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं, तो उसको फिर हम लोग कैसे लेते हैं। तो इसका भी डिसएडवांटेज क्या है कि ये 0 कर रहा है, तो हमारा डिसएडवांटेज हो गया। इसको एडवांटेज की तरह भी ले सकते हैं, कैसे, कि हमें कुछ फीचर्स को क्या करना था, ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट करने थे। तो ये क्या करता है, रेलू ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर रहा है। कैसे पता चल रहा है आपको कि ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर रहा है कुछ वैल्यूज को, कैसे पता चल रहा है कि कुछ वैल्यूज ऑटोमेटिकली ड्रॉप्स हो जाएंगे। मान लो मेरा 37, 47, 68, इस तरीके से हमने क्या किया, तीन वैल्यूज ले ली, और बीच में हमने क्या किया, एक रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। इसका कुछ वैल्यूज आ गया, मान लो 7, 3 और 8। अब इसके आगे कैलकुलेशन होगा, इसके आगे जब कैलकुलेशन होगा और एक्टिवेशन फंक्शन हमने क्या लगाया, रेलू लगाया, तो आप देख सकते हो कौन कौन सा वैल्यूज आगे पास होगा। इसका वैल्यू कितना होगा रेलू लगाने के बाद, 0। तो ये आगे पास होगा, 0 ही पास होगा। इसका कितना होगा, 8 है तो ये 8 पास हो गया।
अगर ये 3 है तो ये 3 पास हो गया। अब इसमें क्या होगा, कैलकुलेशंस होंगे, कैलकुलेशंस होगा और वो आउटपुट देगा, है ना। तो आप देखोगे जो हमारे पास ये लेयर था जिसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन है हमारे आउटपुट में, क्योंकि उसका क्या ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। अगर इसका कोई भी चीज़ हमारे पास फैक्टर में क्या है इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये काम चल सकता है। लेकिन मान लो कि इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें थी, अब इसको बैक प्रोपोगेशन करोगे तो अगर ये जीरो है तो इसका बैक प्रोपोगेट होगा तो क्या होगा, वो हमेशा जीरो आएगा। तो इसके वेट्स को कभी वो अपडेट कर पाएगा यहाँ पे जाके, ये बताओ अंजलि, थोड़ा सा तो बताओ। कि मान लो ये वैल्यू जीरो है, उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो वो जीरो ही रहेगा। अगर वो जीरो रहेगा तो इसके वेट्स को अपडेट करना रहेगा, तो कभी भी अपडेट करेगा, तो ये अपडेट नहीं कर पाएगा। मतलब ये हमारा फीचर्स क्या होगा, पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको एडवांटेज की तरह लेते हैं, जब हमारे पास क्या है मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं तो एक दो न्यूरॉन्स क्या हो सकते हैं, वॉमिट हो सकते हैं, चलेगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वहां पे चलेगा। लेकिन हमारे पास क्या है, अगर कम न्यूरॉन्स आप डिफाइन कर रहे हो, लेयर्स कम डिफाइन कर रहे हो, उस समय क्या रहेगा कि हर एक लेयर्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, 10H की जगह रेलू की जगह पे फिर दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे, जो हमारा इसी को ओवरकम करता है। जो हमारे पास क्या होता है कि इसको कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो उसी की जगह पे पॉइंट पॉइंट में कुछ वैल्यूज रखना है, तो उसी की जगह पे हमने क्या करते हैं, लिक्की रेलू का यूज करते हैं। लिक्की रेलू क्या करता है कि जो भी आपके पास जीरो से वैल्यू नेगेटिव हो, जो भी आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होगा उसको क्या करेगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो उसकी वैल्यूज क्या ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगी। तो स्मॉल हो जाएगी तो उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो नेगेटिव में कुछ वैल्यूज होगा और कुछ इस तरीके से। उसका मैं ग्राफ भी दिखा देता हूँ। बाकी ये समझ में आया रेलू, रेलू का यूज केस, एडवांटेज डिसएडवांटेज। और रेलू कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, ये यूज करते हैं हिडन लेयर पे। आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ये उनका कोड है। ये क्या स्क्रैच में कोड लिखते हो तो इतना लिखना पड़ता है। अगर आप सिंगल लाइन लिखना चाहोगे तो क्या करते हो, सिर्फ रेलू लिखते हो और बस हमारा ये कॉल हो जाता है। ये हमारा फिर आता है लीकी रेलू। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट बताया सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है। इसने क्या किया कि कोई भी वैल्यूज हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे जो इसने किया, पहले क्या था, इसी की जगह पे जीरो था सिर्फ, कि नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उसमें जो एट मैक्स हमारे पास वैल्यू आएगा वो 0.1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। और ये हमारा क्या होता है, लीकी वैल्यू होता है ना। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव पार्ट भी रख रहे हैं। तो ये क्या होता है, आउटपुट में हमारा क्या रहता है, स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ नेगेटिव वैल्यूज आता है। कहाँ पे, जीरो के बदले जो हमारा रेलू पे जा रहा था। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। देन उसकी जगह पे फिर हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये फिर क्या देता है, सीनियर में स्टेबल लर्निंग देता है। इसमें कोई भी चीज़ क्या है कि वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो इसमें क्या आएगा, लिकी रेलू में क्या हो रहा था, उसमें हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कौन सा वैल्यू गायब हो जाएगा और कौन सा रहेगा। वो अपने क्या कर रहा है, अपने हिसाब से गायब करेगा। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे कि हमें कितना गायब करना है कितना नहीं रखना है। तो वहाँ क्या है कि कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। अगर उसके सारे नेगेटिव आ गए तो वो सारे क्योंकि क्या करेगा, गायब कर देगा, और आप उसमें कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। उसी को ठीक करने के लिए हमने ना रेलू यूज किया। तो ये क्या कर सकता है कि कितने ड्रॉप पॉइंट्स रखने हैं आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, एक बेसिक मिनिमम स्मॉल वैल्यू दिया 0.1 पे, कि आप इतना वैल्यूज रख सकते हो। इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आपके पास रहेगा। दूसरा क्या रहेगा कि अपने हिसाब से हम लोग ड्रॉप आउट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 0.1 की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। 0 जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0.2 भी तो ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, 8 भी ले सकते हैं। तो 0.1 क्यों लिया, तो पहला कि ये रिजल्ट अच्छा दे रहा था। दूसरा, इसके जगह पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसी की जगह पे फिर हमारे पास क्या आया, पैरामेट्रिक वैल्यू। कि जरूरी नहीं है कि आप 0.1 लो, 0.1 इसलिए ले रहे हैं कि ये थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा दे रहा है तो सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो आप ही इसका क्या करो, स्पेशल केस बोल सकते हैं। पैरामेट्रिक में क्या होगा कि जो हमारे पास 0.1 है उसको हम लोग सिर्फ बोल देंगे अल्फा इंटू एक्स, और अल्फा का जो वैल्यूज होगा आप अपने हिसाब से डिफाइन करोगे। यही हमारा क्या हो गया, पैरामेट्रिक वैल्यू हो गया। ये समझ में आया कि आप अपने हिसाब से अल्फा का वैल्यू क्या करते हो, अपग्रेड डिग्रेड करते हो। इसी का स्पेशल केस क्या हो गया, लिखी वैल्यू हो गया। इसी का स्पेशल केस क्या हो गया, हमारे पास रेलू हो गया। रेलू में अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, सिंपली जीरो होगा ना, कि अगर जीरो से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा जीरो होगा। और लिखी रेलू में कितना होगा, 0.1 है। तो पैरामेट्रिक में क्या होगा, अपने हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं।
देन एडवांटेज सेम है, डिसएडवांटेज सेम है। बस उसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से उसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो, तो इसका ये एडवांटेज मिलता है। ये समझ में आया? रेलू अप्लाई कैसे करेंगे, उनका डेरिवेटिव्स। देन उसका अगर डेरिवेटिव्स देखना चाहो, ये क्या है, उसका डेरिवेटिव का इक्वेशन है, दिख रहा है? तो जो डेरिवेटिव है हमारा, वो अप्रोक्स जीरो के आसपास है, जीरो कभी भी नहीं जा रहा है ना। ये हमारा लीकी रेलू का है, क्योंकि हमारा क्या है कि जो वैल्यू है वो जीरो तो है ही नहीं, तो वो कभी भी डेरिवेटिव जीरो जाएगा नहीं, तो ये हमारा क्या, जीरो से थोड़ा सा अबव है। तो ये उसका डेरिवेटिव है और उसका ये एक्चुअल फॉर्मूला है। ये हमारा क्या, नेगेटिव वैल्यूज पे कुछ पास रखेगा। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही रहते हैं कि ये डेफिनेशंस क्या होंगे, डिफरेंस क्या होंगे, यूज केस क्या होगा, और इसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं। तो इन चीजों का सारा यूज क्या होगा, हिडन लेयर पे करेंगे ज्यादातर। आप यहाँ पे भी देखोगे सेम चीजें, सेम ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है, जिसको हम लोग अल्फा बोले, ए बोले, या फिर कुछ भी अपना कांस्टेंट ले सकते हैं एक नंबर। तो ये हमारा ए है और एक्स है, तो ये हमारा पैरामेट्रिक हो गया। इसमें क्या है कि सेम चीजें होती हैं। इसके क्या है कि उस डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्मॉल डेटा पे ना बहुत जल्दी ओवरफिट हो जाता है, कि आपके पास डेटा ज्यादा नहीं है तो ये ओवरफिट हो जाएगा तुरंत। फिर उसको क्या कर सकते हो आप, कम कर सकते हो, किसके थ्रू, उसी में आप क्या यूज करते हो, रेगुलराइजेशन यूज कर दोगे उसी के ऊपर, तो क्या होगा, रिड्यूस हो सकता है। बाकी ये सारी चीजें क्या है, आर्किटेक्चर से, रेस नेट, इफेक्टिव नेट, ये सारी चीजें क्या है, प्री ट्रेन आर्किटेक्चर से जो पहले से बनाए हुए हैं। तो ये जो चीजें बनाए हुए हैं वो किस पे बना हुआ है, प्री रेलू पे बना हुआ है कि इनका यूज यहाँ पे भी इन्होंने किया है। ऐसे टोटल कितने आर्किटेक्चर है वो आप सारा आपको कहाँ पे दिखेगा बता सकते हो, अगर मैं दिखाऊं। केरास, ये दिख रहा है प्री ट्रेन मॉडल्स है, और आपको यहाँ पे प्री ट्रेन मॉडल्स, ये हमारे पास लिस्ट है, ये दिख रहा है संयम। ये हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल्स हैं जो आपके लिए पहले से बना बनाया हुआ है, ये दिख रहा है। तो इन्होंने कितना लेयर यूज किया अल्बर्ट में, 12 किए, इसने 24 किया हुआ है, इसमें 24 है, इसमें 12 है, इसमें 6 है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेस पे, अलग अलग लेयर के बेस पे इन्होंने क्या किया, एक डेटा दिया हुआ है। और ये क्या है, सारे प्री ट्रेन मॉडल्स हैं दिख रहा है। और इन्हीं का हम लोग यूज करते हैं अभी, क्योंकि इनके पैरामीटर्स कितने हैं, मिलियंस में नहीं है, ये एमबी में है, ये दिख रहा है। इनके पैरामीटर का साइज या फिर मिलियंस में बोल रहे हो तो मिलियंस में काउंट कर सकते हो अभी के लिए। तो ये क्या है कि सारे प्री मॉडल्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे इन फ्यूचर्स। तो इसमें अगर इनका आर्किटेक्चर देखना चाहो, एक डिस्टिल्ट का आर्किटेक्चर होगा। रेसनेट का देख लेते हैं, ये दिख रहा है, ये अटक क्यों गया। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, इन चीजों में आपको क्या दिख रहा है, ये लेयर्स दिख रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, लेयर्स है। और ये लेयर्स हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे निकाल रहे हैं। और इसमें दो चीजें ही यूज होती है, या तो आरएनएन एलएसटीएम या फिर सीएनएन का ज्यादातर यूज किया गया। तो आप देखोगे ना, यहाँ पे आप लिखा होगा सीओएम लिखा हुआ है, तो मतलब वो सीएनएन लेयर का यूज किया हुआ आर्किटेक्चर, तो सीएनएन किया है। देन बैच नॉर्मलाइजेशन किया, देन फिर कौन सा, रेलू यूज किया हुआ है। देन इसी तरीके से फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पे क्या है, देन सीएनएन यूज किया, इसी तरीके से क्या है, मल्टीपल ब्लॉक्स बनाए उन्होंने। तो ये आर्किटेक्चर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट बेस पे रहता है। तो ये हमारा क्या है, रेसनेट 50 है। 50 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 50 लेयर्स इन्होंने बनाया है। इसी तरीके से अलग अलग क्या है, आर्किटेक्चर्स है इसके। तो यही आर्किटेक्चर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, और उसके बीच में जितने भी हिडन लेयर्स होते हैं, हिडन लेयर इन द सेंस
इस तरीके से रहता है। आपको अगर दिख रहा हो, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये तुम्हारा क्या होता है, लेयर होते हैं। ये हमारा किसका मॉडल है, VGG 19 है, जो फेमस था। कि सबसे स्टार्टिंग में जो इमेज क्लासिफिकेशन पे बना था ना, तो ये VGG 19 था, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी। तो ये कैसे बना था, ये अलग अलग CNN लेयर पे बना था। तो उन्होंने क्या किया था, CNN लेयर लगाया, कूलिंग किया, देन CNN लगाया, फिर कूलिंग किया, देन अलग से 34 लेयर्स ऐड ऑन किए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, स्कीप लेयर का यूज किया। देन ये सारा चीज क्या है, इन्होंने ऐड ऑन करके एट द फाइनल हमारे पास ये आउटपुट दिया एवरेज कूलिंग करके। तो इन्होंने ये कॉम्बिनेशन यूज किया था। तो जो PhD करते हैं ना, वो इसी पे करते हैं। क्या आप क्या करते हो, एक नॉर्मली बनाते हो आर्किटेक्चर्स। तो ये हमारा क्या है, VGG 19 आर्किटेक्चर है। समझे? और इसमें आप देखोगे ना, इसमें सब में क्या है, कौन कौन का यूज किया गया, मतलब CNN का यूज किया गया। CNN का यूज किस लिए होता है, क्योंकि ये इमेज में अच्छे से काम करता है। समझे? तो ये इमेज क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो इसमें सब में क्या है, CNN का है। अगर यही हमारे पास क्या रहता, RNN का रहता, टेक्स्ट बेस के लिए RNN। तो ये दिख रहा है, ये हमारे पास RNN का आर्किटेक्चर है। अब देखो आर्किटेक्चर्स। ये इजी वाला होगा तो मैं देखता हूँ। हाँ, इसमें है ओपन इमेज न्यू टेब, ये आपको दिख जाएगा। ये दिख रहा है? ये होता है टेक्स्ट के लिए कोड। कि आप देख रहे हो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट होता है। और कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस टेक्स्ट पे डायरेक्टली काम नहीं करता है। तो हमें क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो क्या होता है, टेक्स्ट इम्बेडिंग का। इसको इनकोडिंग बोलते थे, याद है? इनकोडिंग क्या होता था, चेंज करते थे हम लोग। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको टेक्स्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। इसके अलग अलग मेथड है, वो भी देखेंगे। ये हमारा क्या हो रहा है, टेक्स्ट को वेक्टराइजेशन पे कन्वर्ट करें, मतलब सबको एक नंबर दे रहे हैं। अब इस नंबर को क्या करेंगे, इम्बेडिंग करेंगे। इम्बेडिंग के भी अलग अलग मेथड होंगे। पहला कि नॉर्मल इम्बेडिंग होगा। नॉर्मल इम्बेडिंग में क्या होगा, सीक्वेंस मैटर नहीं रखता है। कि अगर मान लो कि ये मैंने जो वर्ड लिखा है, इसका सीक्वेंस इधर उधर भी रहे, तो क्या सेम मीनिंग आएगा कभी, आपके हिसाब से? लेकिन मशीन के हिसाब से क्या रहता है, कि सेम चीजें रहती है। लेकिन जो एक्चुअल फिर वो आउटपुट देता है, वहां पे फिर गलत देता है। कि कोई भी वर्ड आगे पीछे नहीं होगा, हर एक का सीक्वेंस क्या होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, अलग से इम्बेडिंग यूज करते हैं। उसके फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्चुअल। कि उनके कॉन्टेक्स्ट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देन फिर हमारे पास क्या रहता है, थर्ड। इसमें और भी तरीके होते हैं, क्या कर सकते हो, कि एक ही वर्ड के क्या होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, मुहावरे। कि हम कुछ और बोल रहे हैं, मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो वो मशीन तो नहीं समझ सकता। क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स अलग चीज। जैसे एक लाइन होता है ना, अगर कुछ लाइंस होते हैं, जैसे कुछ भी मुहावरे, फिर एडम्स बोलेंगे। एडम्स एडम्स बोलेंगे तो क्या होता है, उसका वर्ड का मीनिंग अलग रहता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, अलग मीनिंग रहता है ना। तो वो क्या होगा, वर्ड का अलग मीनिंग रहेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया। तो वो ये क्या है, नंबर के बेस पे नहीं सेग्रीगेट करता है। तो फिर वहां पे क्या करते हैं ना, कि उनके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग निकालते हैं। तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन ये क्या है, ये डायरेक्शन से कि इसका काम होता है कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे क्या करना, चीजें दिखाना। तो ये कॉन्टेक्स्ट करेगा। देन एक डेंस लेयर है। डेंस लेयर का काम क्या होता है, कि सारे लेयर को आपस में मल्टीप्लीकेशन करना। जो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना, तो ये डॉट प्रोडक्ट काम होता है डेंस लेयर का। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, सिंगल वैल्यू देगा। और उस सिंगल वैल्यू को हम लोग मैच करेंगे कि वो कौन सा है। अगर है तो देगा ट्रू, अगर नहीं है, जैसे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है फीडबैक है, या नेगेटिव फीडबैक है। तो ये क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करके देगा। और उसका कोड आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से है। ये दिख रहा है? हाँ? मान लो ये हमारे पास क्या है, इतना नंबर है। और एक्चुअल में रिजल्ट है, मैं या तो पॉजिटिव फीडबैक है या तो नेगेटिव है। पॉजिटिव में कितना होगा, या तो 1 रखोगे और इसमें 0 रखोगे। तो लास्ट का जो लेयर है, उसमें कितने इनपुट रहेंगे, एक ही। कि आपको रिजल्ट में लास्ट में एक ही चाहिए ना, लेकिन इनपुट में कितना पास किए, 4। अब उस 4 को एक में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, डायमेंशन रिड्यूस करोगे। लेकिन उसके फीचर्स तो रहने चाहिए ना।
तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो भी साथ में क्या आना चाहिए, आना चाहिए। तो उसको जो साथ में लाने का काम करते हैं ना, तो वो सारा काम यहाँ पे होता है। बाय डायरेक्शनल और भी चीजें होती है जो यूज करेंगे, तो वो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट अपने साथ लाता है और उसको क्या करता है, सिंगल लेयर पे चेंज कर देता है। अगर कोई चीज हमारे पास क्या है, एक सिंगल वेक्टर पे आ गया, अब इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मली चेंज कर सकते हैं। अगर रिग्रेशन रहेगा तो रिग्रेशन, अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन है तो सॉफ्टमैक्स, तो जो भी हमारे पास वैल्यू होगा उसको सॉफ्टमैक्स के अंदर पास करेंगे। या तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0.5 से ज्यादा आने लगेगा या तो कम आने लगेगा। अगर ज्यादा है तो उसको बोलेंगे ये पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, तो उसका काम होता है एक नंबर पे कन्वर्ट करना, या तो फिर नेगेटिव फीडबैक। तो ये हम लोग जो लेयर एड ऑन कर रहे हैं ना, बेसिकली उसका काम होता है इनको रिड्यूस करके सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना। लेकिन इनके साथ इनको क्या रखना है, इनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो दोनों के लिए फिर क्या करते हैं, बीच में मल्टीपल ब्लॉक होते हैं, और यही हमारा क्या बनता है, आर्किटेक्चर बनता है बीच में। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कोड है, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, टेंसर फ्लो यूज करेंगे। सीक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस में बाय डिफॉल्ट रख रहे हैं। देन हमारे पास क्या है, इनपुट डायमेंशन। इनपुट का क्या डायमेंशन होगा, आप देखोगे कि जो भी इनका वोकेबुलरी होगा वो उनका क्या है, इनकोडर। आउटपुट में इन्होंने क्या किया, 64 डायमेंशन का रखा है। कि आप अपने हिसाब से ये सेकंड वाले में पास किया तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, 64 हो गया। मतलब 64 रोज होंगे या फिर कॉलम जो भी होगा। देन इन्होंने क्या किया, सारी चीजें लेयर पे। देन इन्होंने एक बायडायरेक्शनल लेयर ऐड किया है। इसका काम क्या है, ये एलएसटीएम आर्किटेक्चर्स को यूज कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, 64 पे जो इसका इनपुट आउटपुट था ये इसमें पास होगा फिर, क्योंकि आप देखोगे ना ये सारी चीजें इसमें पास हो रही है। जब इसमें पास हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, जितना इसका इनपुट रहेगा इसका आउटपुट बनेगा, और जो इसका आउटपुट रहेगा वो इसका इनपुट बनेगा। तो इसका इनपुट क्या बनेगा, 64 का बनेगा। देन ये फिर क्या करेगा, डेंस लेयर पे 64 को पास करेगा, तो ये डेंस लेयर 64 पे गया। अब ये जो 64 है उसको किस में कन्वर्ट करना है, वन में कन्वर्ट करना है। मतलब जो आउटपुट होगा वो सिंगल होना चाहिए। तो हमने जो लास्ट लेयर रखा है उसको क्या रखा है, वन रखा है। मतलब जो भी कैलकुलेशन होकर आएगा वो एक ही नंबर रिटर्न करेगा। जो एक नंबर आएगा उसके बेस पे क्या कर सकते हो आप, ये दिखा सकते हो। अब इसको एक ही बार में क्या करते हो, कंपाइल। जैसे उसमें क्या करते थे, मॉडल डॉट फिट कर देते, इसमें हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल में हमने बताया क्या क्या डिफाइन करते हो। पहला लॉस रहेगा, क्यों, क्योंकि इनको क्या करा, बार बार रिट्रेन करवाना है ताकि क्या हो, एक्यूरेसी आ जाए। दूसरा, जो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास जो होता है लॉस फंक्शन, वो कौन सा है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ये क्या है उनका, लॉस फंक्शन है, तो ये हम लोग ने यूज किया है। देन ऑप्टिमाइजर, जो ग्रेडियंट यूज होगा वो किस टाइप का ग्रेडियंट होगा, इसमें हम लोग 4 टाइप के ग्रेडियंट देखेंगे। तो इन्होंने कौन सा यूज किया है, एडम यूज किया है, ये दिख रहा है। और एडम में हमारा जो वैल्यूज है 1.1 इंटू ई टू पावर माइनस 4, इसका मीनिंग क्या है, कि जो मैंने बताया था एक लर्निंग रेट होता है जो अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो, वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन का स्पीड होगा वो कितना होगा, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। देन फिर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का काम क्या होता है, एक्यूरेसी दिखाना कि हमारा एक्चुअल में कितना एक्यूरेसी आ रहा है। तो ये सारी चीजें एक ही बार में आप क्या करते हो, कंपाइल करते हो। और जितनी भी चीजें आप अप्लाई करोगे बस इतना ही कोड होगा इन द फ्यूचर, कि आपका कोड सिर्फ इतना ही होगा। आप फिर क्या करते हो कि यहाँ पे 4 लेयर है, एक इम्बेडिंग का है, एक बाई डायरेक्शनल का है, एक डेंस का है और एक लास्ट डाइंस का है। इसमें हमने कितना लेयर ऐड किया, 4 लेयर ऐड किया। 4 लेयर ऐड है, इस तरीके से आप कितना कर सकते हो, जितना चाहो उतना। तो ये लेयर बढ़ जाते हैं। और दूसरा, न्यूरल नेटवर्क्स, इसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे, फर्स्ट वाले में न्यूरॉन इन द सेंस कितने से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कितना है इसमें, कितने हैं फर्स्ट वाले में, 5 है। उसके बाद फिर इन्होंने कितना डिफाइन कर दिया है, इसके बाद का जो न्यूरॉन बनेगा वो कितना बनेगा, 64 बनेगा। इस तरीके से उनका 64 बनेगा। देन उसके बाद का भी जो बनेगा वो भी 64 का बनेगा। मतलब इस तरीके से 64 न्यूरॉन्स होंगे। और जो लास्ट का होगा वो सिंगल न्यूरॉन होगा, ये है ना लास्ट का न्यूरॉन। ये हमारा डेंस का ये रहेगा। एंड देन इसके बेस पे जो आउटपुट आएगा वो दिखेगा आपको। तो ये जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं कि कितना न्यूरॉन्स आप कैसे हो गए। तो हमारे नंबर ऑफ लेयर्स 4 हैं। और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं, टोटल न्यूरॉन्स कितने बता सकते हो। तो आप करते हो 5 इंटू 64 इंटू 64, एक और है ना, दो गए, 64 इंटू 1। इतने हमारे पास क्या है, न्यूरॉन्स हमने डिफाइन किया है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास न्यूरॉन का नंबर्स आएंगे। ये भी दिखता है कितना है। और जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रहेंगे उतना ही क्या होगा हमारे पास, उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, एक न्यूरॉन के पास कितना वेट होगा,
मान लो ये हमारे पास क्या रहता है, एक न्यूरॉन रहता है। अभी ये वेक्टराइजेशन है इसलिए सबसे मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन अगर न्यूरॉन रहता तो क्या रहता, इसके कितने वेट्स रहते, इनके पास भी होता, इससे भी होता, इनसे भी होता, इनसे भी होता, और इनसे भी होता। एक हमारे पास न्यूरॉन में जितना आपके पास इनपुट रहेगा उतना वेट्स रहते हैं। तो हमारे पास इनपुट 5 थे ना, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 वेट सबके लिए होंगे, तो 5 कितने होंगे, जितना ये वैल्यूज होगा। देन इसी तरीके से ये जितना वैल्यूज होगा, तो ये हमने क्या किया, इसीलिए इनको मल्टीप्लाई किया। तो यही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ वेट्स भी होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। और इसी को इन फीचर्स क्या कहते हैं, अपडेट होता है ये, समझे। तो ये हमारा क्या था, इसका पूरा समरी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग केरास का देख लेंगे, बेसिक ऑफ कोडिंग्स। अच्छा उससे पहले ये क्या है, उनका कुछ वैल्यूज, ग्रेडियंट मैंने बताया है। ग्रेडियंट में ये तीनों का बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या होता है कि बैच होता है, क्या होता है, एसजीडी होता है, और मिनी होता है। इसके अलावा आप फिर क्या करते हो, इन चीज़ों के अलावा दो तीन और होते हैं। इसमें हमारे पास एटम होगा, एटा गार्ड होगा, मोमेंटम होगा, ये तीन होंगे। ये दिख रहा है। इसके अलावा ये तीन और भी होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। देन इसके बाद ऑप्टिमाइजर्स, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा कोडिंग। कोडिंग के बाद आपका आर्किटेक्चर, कि बेसिक कोडिंग देखने के बाद आर्किटेक्चर देखेंगे। आर्किटेक्चर में तो हमने बता दिया। तो ये चीजें क्या करोगे,